कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार ने आज इंट्राडे में फिर से नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन नया रिकॉर्ड बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर से तकरीबन इस वक्त 100 अंक नीचे है और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर करीब करीब गिरावट जो है वो है 350 अंकों से लेकर 400 अंकों के आसपास की। इस गिरावट के पीछे वजह यह है कि रिलायंस में आज हम प्रेशर देख रहे हैं करीब करीब 1.5% के आसपास की। इसके अलावा कुछ और बड़े स्टॉक्स जैसे कि हीरो मोटो हो गया या फिर टेक महिंद्रा हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, यहां पर भी गिरावट है। आईटी स्टॉक्स में हम शुरुआत में तेजी अच्छी देख रहे थे, लेकिन अगर आप इन्फोसिस को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे के सारे स्टॉक्स नीचे आ गए हैं। इन्फोसिस लिस्ट से ऊपर है क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ अपग्रेड आया था। इसके चलते इन्फोसिस हम देख रहे हैं कि अभी भी 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक ये बाजार को थोड़ा थामने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी जगहों से निराशा है। और ये सुबह के सत्र में आपको हम बता भी रहे थे कि काफी मुमकिन है कि आज लाल निशान में भी निफ्टी फिसल जाए और वो होता हुआ देख भी रहे हैं इंडेक्स में। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो वो जो शुरुआती जो चाल थी वो पलट गई है। अब 856 शेयर हैं हरे निशान में और उसके मुकाबले 1500 शेयर हैं लाल निशान में। तो जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो 1:2 का था, यानी कि हर गिरने वाले एक शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर थे, वो अब उल्टा हो गया है रेशियो। तो ये बाजार में एक नोटिस करने वाली चीज है। तो आखिरी के 1 घंटे में क्लोजिंग कॉल में हम आपके लिए तमाम कमाई के शेयर जानेंगे, इंडेक्स पर हम व्यू भी समझेंगे, लेकिन फटाफट ये देख लेते हैं कि शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर में यानी कि 2:35 पर हम क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे आपके लिए। फटाफट अपने एक्सपर्ट से जानेंगे उनकी कमाई वाले शेयर। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन, ऑप्शंस में आपको ट्रेड करके कहां पैसे बनाने के मौका मिलेंगे ये जानेंगे। 3 बजे मार्केट एट 3, बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर कौन से शेयर चल रहे हैं, कहां पर एक्शन हो रहा है ये जानेंगे। 3:15 पर बीटीएससी या फिर एसटीबीटी ट्रेड जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच, बाजार के लिए कॉर्पोरेट इवेंट्स या फिर वो जेनरिक इवेंट्स जो बाजार पर असर डाल सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन फटाफट ये देख लेते हैं कि बाजार की 5 बड़ी बातें क्या हैं, आज के मेजर हाइलाइट्स क्या हैं अब तक के। तो नया शिखर बनाया बाजार ने, लेकिन नए शिखर पर टिक नहीं पाया और वहां से फिसला है बाजार। निफ्टी सेंसेक्स लाल निशान में है। सेंसेक्स ने आज पहली बार 75,000 का आंकड़ा भी छुआ। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से 250 अंक फिसला है, हालांकि अभी भी 150 अंकों के आसपास की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। 48,750 के आसपास तक के स्तर हैं निफ्टी बैंक के। मेटल शेयरों में हालांकि चमक है। हिंद कॉपर हम देख रहे हैं कि आज ऊपर है, करीब 8-9% की तेजी है, क्योंकि कॉपर के जो प्राइसेस हैं, ग्लोबल प्राइसेस 15 महीने की ऊंचाई पर हैं और डिमांड भी कॉपर के लिए मजबूत है डोमेस्टिक मार्केट से, इसलिए हम देख रहे हैं कि हिंद कॉपर में तेजी है। नाल्को में भी तेजी पर कारोबार हो रहा है। और रियल एस्टेट में बढ़िया तेजी है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं रियल एस्टेट कंपनीज की वो आ रहे हैं बहुत ही स्ट्रांग। गोदरेज प्रॉपर्टीज इन्होंने पिछले कारोबारी साल में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री की है अक्रॉस द रियल एस्टेट कंपनीज। इसके चलते शेयर में करीब 5% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। और खास तौर से दिल्ली एनसीआर में कंपनी की जो बिक्री है, जो बुकिंग्स हैं, वो कमाल की रही है। इसके चलते हम तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा शोभा में भी तेजी आज के सत्र में हो रही है। ब्रोकिंग वाले शेयरों में अच्छी तेजी हो रही है। मोतीलाल ओसवाल में, एमके में 7% से लेकर 20% के आसपास तक की आज हम ब्रोकिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी देख रहे हैं। तो बाजार में ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग का दबाव है। 22,650 के आसपास से निफ्टी कारोबार करता हुआ। एक बार आंकड़ों को समझ लेते हैं। डिम्पी 22,650 के नीचे है, ऊपरी स्तर से करीब 125 नीचे आ गया है निफ्टी, और निफ्टी बैंक पर भी प्रेशर है। अगला 1 घंटा कैसे बीतेगा, आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, सुबह भी हमने कहा था कि हमारे को तो कंफर्ट आ नहीं रहा, हम तो बैठेंगे, हमारा ना ही ट्रेड बनता और हमारा अपना जो टारगेट है वो सिर्फ 22,800 तक का है। ओपनिंग पे मैं सौदा नहीं प्लस करूंगा। आज का ओपन प्राइस और आज का हाई प्राइस एक ही है, वो है 765 और 768। मैं 2 पॉइंट को छोड़ देता हूँ, ठीक। तो जब ओपन इज इक्वल टू हाई हो जाए और दिन भर में वो ओपन इज इक्वल टू हाई ब्रेक ना करे, तो टेक्निकल्स का पहला नियम ये कहता है कि बाजार अभी नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको पीसीआर बताया था, पीसीआर मेरे हक में नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी महंगा पीसीआर लेके तो पहले आया हूँ। ऊपर से आप मेरे को गैप दे रहे हो, तो मैं कहाँ से, मैं ज़्यादा मीठा खाऊंगा ना तो मेरे को डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे को उतना मीठा चाहिए नहीं था सुबह, तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को रोका और उसका मेरे को फल भी मिला। अब आप देखो, मेरे को 25 पॉइंट नीचे मिल रहा है। अगर मैंने सुबह 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट ऊपर लिया होता तो मैं आज दिन भर में भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा होता कि हे भगवान, मेरे से क्या गलती ऐसी हो गई कि माल मेरे पास आ गया सारा।
तो बस इसी चीज़ को आपको नोट करना है। मैंने आपको सुबह एक बड़ी बात बताई थी कि भाव और भावनाओं को ना, थोड़ा सा भावनाओं को कंट्रोल करो। इस तरह का जब यूफोरिया होता है ना मार्केट के अंदर, तो फिर बहुत सारी चीज़ें इग्नोर होती हैं। उसी को कंट्रोल करने के लिए ये सिर्फ मार्केट है, और ये एक दिन में नहीं आएगा। मैं भी रोज़ का एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी रोज़ गलतियाँ करता हूँ, मैं भी रोज़ देखता हूँ मार्केट को, और मेरे मेहमान जो हैं वो भी रोज़ गलतियाँ करते हैं। रोज़ ही कुछ ना कुछ सीखते हैं मार्केट से, कुछ ना कुछ नया फ्लेवर हमको रोज़ सीखने को मिलता है। अब आते हैं निफ्टी के बाद। निफ्टी के अंदर मेरे को लग रहा है अभी भी थोड़ा वेट करना चाहिए। ये 22,500 का जो बेस है, एक्चुअली में ये 650 550, आपको ध्यान होगा हमने एक लेवल पहले भी आपको नोटिस करवाए हुए हैं। एक बार हमने इसको पार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट चाहिए होता है। वो कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट आज फेल हो गया। इसका मतलब फिर हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी चाहिए होती है। तो वो हम के लिए हमारे कहाँ बनेगा, 22,500 पे एक बार मैं रुकूंगा, 22,400 का स्टॉप लॉस लगा के बैठूंगा, और मौका मिलेगा तो ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ भी दूंगा। ये बहुत क्लियर है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी स्क्रीन पर जरा दिखाइए। बैंक निफ्टी थोड़ा आज हठी था। बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ धकेलना आज बहुत चैलेंज का काम है। और मैं बोलूँ आपसे, आज बैंक निफ्टी खुद नहीं गिरना चाहता, आज बैंक निफ्टी को गिराया जा रहा है। वो निफ्टी की वजह से गिराया जा रहा है। आज निफ्टी का जो प्रेशर है ना, बैंक निफ्टी को टिकने नहीं दे रहा। नहीं तो बैंक निफ्टी ने तो ऐसे हालत कर रखी थी, आज वो 49,000 दिखा देता। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो, कोई आदमी लेवल्स नहीं चेक करता हो, तो मैं आज आपको हाई बता देता हूँ, 48,960 का है। सिर्फ हम 40 पॉइंट से दूर रह गए थे। आज 49 का भी टिकर टीम नीचे डाल रही होती और आप हेडलाइंस बना रहे होते कि बाजार ने नए शिखर पे फिर से दर्शन करवा दिए, 49,000 का बैंक निफ्टी हो गया। ठीक, बैंक निफ्टी में अभी भी मैं बोलूँगा पावर ज़्यादा है निफ्टी के अगेंस्ट में, क्योंकि HDFC के क्लोन्स मिल गए, HDFC की जगह मिल गई है। कौन दे रहा है? ICICI दे रहा है, एक्सिस दे रहा है, कोटक दे रहा है, इंडसन देगा, ये सब देंगे। ये सारे चले हुए शेयर्स नहीं है, तो इसलिए अभी थोड़ा शॉर्ट करने का मौका नहीं है, बल्कि बाइंग ऑन डिप करेंगे। अभी भी हम बाइंग ऑन डिप करेंगे, बट अभी थोड़ा वेट करेंगे। मैं आज की क्लोजिंग मेरे को लगता है एज इट इज़ जाएगी, कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होगा नहीं, रेंज में रहेगा। रिलायंस अपना काम कर रहा है थोड़ा बहुत प्रेशर बनाने का। इसके अलावा वैसे मेरे को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है आज मार्केट के इंडाइसिस में। स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है बढ़िया से, आप वहीं कीजिए। ऑप्शंस वाले कृपा करके हाथ जोड़ से मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने सुबह भी आपको बताया था, आपके दोनों के पैसे लेगा मार्केट। सुबह पुट्स वालों के लिए, शाम को जाते जाते कॉल्स वालों के पैसे ले गया। तो इसलिए आप छोड़ दो, शांति से बैठो, और जो सेलेक्टिव ट्रेड हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं ना, सिर्फ वहीं पे काम करो। रुचित जैन इसके बेस्ट एग्जांपल है। आज हमारे साथ जुड़े थे, हमने उनसे पहली लाइन ही यही बोली थी, और मेरे साथ अभी भी क्लोजिंग शो में है वो। रुचित जैन को एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाओ। रुचित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। राजेश सर थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। धोनी पटेल आपका शुक्रिया। और हमारे साथ काफ़ी दिनों बाद एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, देवर्ष वकील, उनसे करेंगे बातचीत। देवर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी आज टाइम निकाला। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बातचीत करके। और जब इस तरह का मार्केट होता है जहाँ पे प्योर डाटा, प्योर लेवल्स काम कर जाते हैं, तो फिर मज़ा काफ़ी आता है। रुचित भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको ध्यान है ना, जब आप सुबह ऑप्शंस के ट्रेड के लिए मेरे साथ जुड़े थे, तो मैंने आपसे यही बात बोली थी कि रुचित भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ना मार्केट दोनों के प्रीमियम्स खा रहा है। तो फिर आपने कहा एक काम करो, ये वाला ट्रेड ले लो, SCL वाला। एक तो सर आप मेरे को SCL का अपडेट दे दो, उस कॉल के भी क्या प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, और जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल से कीजिए शुरुआत। सर बताइए सर, आपके ट्रेड कौन से हैं? जी वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल मार्केट्स का मोमेंटम नो डाउट ब्रॉडर ट्रेंड ऑल्दो पॉजिटिव है, बट जब ऑलरेडी चल गया रहता है मार्केट तो फिर थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है। तो वही हम मानो पहले भी लास्ट 1-2 दिन से ये बात कर रहे थे कि मार्केट का ट्रेंड अच्छा है, लेकिन आप याद रखें एक तो वहां पे एंट्री होती है कि जब वो मार्केट के ट्रेंड की शुरुआत होती है, और एक हम जहाँ पे एंट्री करते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी एक मूव आ चुका रहता है, और फिर हम जैसे हम कहते हैं कि चलती गाड़ी में हम चढ़ते हैं, राइट। सो जब वो ट्रेंड पकड़ने के बाद में या मार्केट्स में जब ऑलरेडी मूव आ चुका रहता है, उसके बाद आप जब एंट्री करते हैं तो आपको वो रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि जहाँ पे आपकी जो ट्रेडिंग पोजीशंस है वो साइजिंग थोड़ी सी कम की जाए। सो नो यही मेरी नो अभी भी सलाह रहेगी कि मार्केट्स का ट्रेंड खराब नहीं हुआ है, बट क्योंकि अब ऑलरेडी एक मूव आ चुका है, तो अगर आप अभी आप फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं तो आपकी पोजीशन साइजिंग जो पहले के कंपैरेटिवली है, जो हम 22,000 या 21,850 के आस की रेंज में जो पोजीशंस बना रहे थे, उसके कंपैरेटिव में पोजीशन साइज थोड़ी कम हो जानी चाहिए। तो 2 स्टॉक्स है खरीदारी की साइड, जो फ्रेश बाइंग के मेरे रिकमेंडेशन है। पहला है L&T। नो हैवी वेट्स में हम देख रहे हैं कि L&T में रिसेंटली टेक्निकली काफी अच्छा एक कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। अब ये स्टॉक में जो प्राइस अपमूव्स आए हैं वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुए हैं,
और जो भी डिक्लाइंस पिछले हफ्ते हमने थोड़ा डिप देखा, और जो डिप आया उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। तो स्ट्रक्चर्स काफी अच्छा है कि प्राइस ऊपर जाता है, अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, डिप्स आते हैं तो वो भी कम वॉल्यूम के बेसिस पे रहते हैं। सो एलएनटी हमें लग रहा है कि यहाँ पे रिलेटिवली लार्ज कैप स्पेस में एक अच्छा मूव दे सकता है। तो 3715 3715 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 3950 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और अपोलो हॉस्पिटल्स में दूसरी पिक रहेगी कि जहाँ पे ग्रेजुअल स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव रहेगी। अब ये स्टॉक देखेंगे तो वन ऑफ द स्टॉक है जो इतना चला नहीं है, लास्ट 15-20 दिन में देखेंगे, एक महीने में देखेंगे तो जो रिसेंट हॉस्पिटल स्टॉक्स में करेक्शन आया था उसके बाद इतना सिग्निफिकेंट मूव या प्रीवियस हाइस क्रॉस नहीं किए। सो अब वो मोमेंटम सपोर्ट से पिकअप हो रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल है फ्रेश बाइंग के लिए। 6330 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। 6800 और उसके ऊपर के टारगेट्स अपोलो हॉस्पिटल्स में आ सकते हैं। ट्विटर निफ्टी का ये टॉप गेनर भी है, 6800 रुपए तक के टारगेट्स इसमें है और 6330 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। और दूसरा शेयर है एलएनटी, जिसमें कि 75 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है और करीब 150 रुपए ऊपर का टारगेट है रुचित की तरफ से। चलिए बाकी एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं कि उनके क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से हैं। एक बार जरा म्यूजिक बजा दीजिए, फिर माहौल बन जाएगा, फिर हम शेयर भी जान लेंगे। राजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके शेयर कौन से हैं, आपके लिस्ट में क्या 3 शेयर हैं आज भी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। या तो 3 स्टॉक्स ही निकाले हैं हमने अभी। पहला स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने यहाँ पे वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने प्रीवियस स्विंग हाई का अब यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की वॉल्यूम एक्शन आज यहाँ पे बनते हुए दिखी है, हमें लगता है कैस्ट्रॉल का ये मूव 240 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो कैस्ट्रॉल बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 216 का। डिस्क्लेमर होगा, ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया और हमारे टारगेट पोजिशनली इसके काफी ऊपर है, 260 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह रहेगी वो कैपेसाइट इंफ्रा। ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। स्टॉक के डेली वीकली टाइम फ्रेम पे अगर स्टॉक को एनालाइज करें तो स्टॉक ने अपने जनवरी के स्विंग हाई का अब यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। जिस तरीके से स्टॉक में यहाँ पे टेक्निकल फॉर्मेशन बने, यहाँ पे हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट स्टॉक का 315 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 296 का। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से, और उसमें वेदांता हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। वेदांता हमने पहले भी पिछले वीक भी हम जब जुड़े थे तो हमने इस पे बाय कॉल इनिशिएट किया था, और यहाँ पे अभी भी हम हमारा व्यू बुलिश ही है। और हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे होते हुए दिखा है, और जो लॉन्ग बिल्टअप पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले, यहाँ पे हमें लगता है वेदांता का ये अपमूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 345 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 325 के आसपास। बढ़िया टारगेट वेदांता के लिए भी 345 रुपए का। और वेदांता के अलावा सी लीटर वाले 2 शेयर कैस्ट्रॉल और कैपेसिटी इंफ्रा, ये राजेश जी की तरफ से। ध्वनि जी, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो अभिषेक जी मैं यहाँ पे एक अपडेट देना चाहूंगी कि 210 के ऑप्शन के चैंपियन में हमने जो टीसीएस की पुट ऑप्शन सजेस्ट करी थी वो एक्टिव लेवल्स पे के ऊपर चल रही है, तो कॉल एक्टिव हो चुका है, तो उसमें जो पुट ऑप्शन की रणनीति थी उसको लेके चले। दूसरा यहाँ पे मेरी तरफ से एक बाय और एक सेल का कॉल रहेगा। बाय के लिए मेरी नजर यहाँ पे जाती है इप्का लैब में। इप्का लैब का अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो पॉजिटिव साइड का दिख रहा है। डेलीज का अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसके अंदर एक कांस्टेंट हायर हाई हायर बॉटम्स का यहाँ पे एक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। करंट लेवल्स पे भी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ है, तो आप करंट लेवल से लीजिए। 1400 का टारगेट रहेगा, 1285 का इसमें स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे सेल साइड पे लग रहा है वो टाइटन का है। टाइटन का अगर हम डेली स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पे रेजिस्टेंस यहाँ पे कॉन्स्टेंटली हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ में डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट करता है कि 3800 के लेवल्स को हम ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो करंट लेवल से आप टाइटन को सेल करें। आपका टारगेट जो है 3550 का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आपको लेके चलना है तो 3715 का है। ठीक है, ये 2 शेयर धोनी की तरफ से बढ़िया हैं। चलिए एक और एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, देवर्ष वकील है हमारे साथ। देवर्ष जी,
आपसे ज़रा मेटल्स पर व्यू चाहेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मेटल में बहुत अच्छा मूड बना हुआ है। हिंद कॉपर में, जो कि कॉपर की प्राइसेस देख रहे हैं कि 15 महीने की ऊंचाई पर है, हिंद कॉपर में तेज़ी है। बाकी अभी तो वेदांता सुझाया भी राजेश जी ने। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं फोकस में। आप बताइए कि मेटल को लेकर आपका कन्विक्शन कितना है सर? क्या लगता है कि जो चीन के जो आंकड़े सुधर रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक आंकड़े, क्या वो पुश दे पाएंगे? क्या डोमेस्टिक डिमांड इतनी अच्छी है कि यहाँ से भी जो मोमेंटम है मेटल में मजबूत बना रहेगा? और आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं मेटल सेक्टर में? जी धन्यवाद। तो हमारा व्यू मेटल्स पे ओवरऑल पॉजिटिव है। जैसे आपने बताया कि ये पूरे साल में थीम है कि चाइना में रिवाइवल हो रहा है, वहां से जो वॉल्यूम आ रहा था इंपोर्ट होके वो कम होगा और ओवरऑल मेटल की प्राइसेस बढ़ रही है। दूसरा, जो मेटल की वॉल्यूम्स थे वो भी बढ़ रहे हैं और इलेक्शन के बाद हमें आशा है कि और वॉल्यूम बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो रियल एस्टेट की साइकिल है वो स्ट्रांग रहेगी। तो लास्ट ईयर के सामने हायर वॉल्यूम और थोड़ी हायर प्राइसेस दोनों मेटल कंपनीज में दिखेंगे, जिससे देखा जाएगा कि नेक्स्ट ईयर में यहाँ से काफी अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगा और उसी को अभी मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। अभी जो हमने रिसेंटली जो टारगेट्स बनाए थे जो हमारे स्टॉक्स के, मेटल्स के स्टॉक्स के, उनसे अभी ये ऊपर चले गए हैं, तो अभी एक्टिव कवरेज में नहीं है। पर ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हम फिर से ये जो स्टील की कंपनियां हैं, जो एल्यूमिनियम की है, कॉपर की है, इन सबको फिर से रिव्यू करके इनसे फिर से बाय रिकमेंडेशंस देंगे। पर लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में मेटल में करीबन 5 से 10% का अपना वेटेज होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, डन। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर क्या स्टांस होना चाहिए। उन्होंने अपने ट्रेड भी बताया आपको क्लोजिंग कॉल्स के अंदर, और एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपका इंतजार कर रहा है। आइए वो देखते हैं। ऑप्शंस का चैंपियन अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। अवनी जी, क्या करना है ट्रेड? नमस्ते। नमस्कार जी। तो आज जो ट्रेड लेंगे वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आज एक नया ब्रेकआउट हमें देखने मिला है 225 के ऊपर, और ये अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है पिछले आधे घंटे में। तो यहाँ से इस ब्रेकआउट का जो टारगेट बनता है ऊपर की तरफ 240 तक का बनता है। तो ये स्टॉक 240 तक चलना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसका लॉट साइज काफी बड़ा है, इसलिए हम इसमें बुल कॉल स्प्रेड करेंगे। और एक बीच में एक छुट्टी भी आ जाती है, तो इस कारण से प्रीमियम डेप्रिशिएट हो सकते हैं। इसलिए हम लोग स्ट्रैटेजी करेंगे इसमें। 225 की कॉल बाय करनी है 8:30 से 9 के बीच में। 240 की कॉल हम बेचेंगे 3.75 के करीबन। ये स्ट्रैटेजी में टोटल जो मुनाफा है वो 27,000 तक का हो सकता है, लेकिन हम टारगेट रखेंगे 20,000 का। 20,000 का प्रॉफिट होते ही हम इस स्ट्रैटेजी में को बुक कर लेंगे। और स्टॉप लॉस रखना है नीचे 215 स्पॉट लेवल के हिसाब से, या 9,700 रुपए का अगर नुकसान हो रहा है तो ये दो में से जो भी चीज पहले हो जाए उस हिसाब से हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, डन। आप ये कह रहे हैं कि बुल स्प्रेड का फ़ायदा लीजिएगा, और ये बुल स्प्रेड कैसे है कि 225 जहाँ पे खड़े हो उस कॉल को प्लस करो, जहाँ तक जाना है वहाँ की कॉल को बेच दो। इसके बीच का डिफरेंस आपके काम का है, 20,000 रुपये बन जाएंगे, और टोटल में आपका लॉस होगा वो 9,700 रुपये तक का कैलकुलेटेड है पर लॉट के हिसाब से। तो BEL अभी आपने देखा होगा इंट्राडे चार्ट, अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने दिखाया भी था, बाकायदा डेज हाई पे और अभी चला है। ये जो लास्ट का मोमेंटम और जो अर्ली ट्रेड का मोमेंटम होता है ना, बहुत काम का होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग ही काम करते हैं, बीच में नहीं आते वो। तो उसका क्योंकि उस समय एक हैवी वॉल्यूम के साथ भी काम हो रहा होता है मार्केट के अंदर, नोटिसेबल पॉइंट है। आप देखिएगा ये दिन भर के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है अगर आप इंट्राडे बेसिस पर चेक कर रहे हैं तो। ये ऑप्शंस का ट्रेड में अवनी ने कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक जी, तो ऑप्शंस का ट्रेड हो गया आपके लिए। बाजार एक बार फिर से आपको नोटिस करवा दें, 30 पॉइंट नीचे, 135 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर, और HDFC ऑलमोस्ट फ्लैट, रिलायंस ऑलमोस्ट 1.5% के नुकसान पर। मेरे को आज इंडाइसिस में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि मैं को एकदम से वहाँ पे कूद के जाना है या मैं कूद के वहाँ पे उतर के आऊँ। मेरे को तो बहुत शांति से बैठना है आज मार्केट के अंदर, और मार्केट कहीं भी मेरे को ऐसा कुछ दे नहीं रहा। हिंदुस्तान कॉपर
8% ऊपर है। आज की फ्यूचर वाली प्लेट अगर प्रोड्यूसर साहब आप दिखा सकते हैं तो ज़रा दिखाइएगा, हिंद कॉपर की, जिसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। आप देखेंगे ह्यूज बिल्डअप हुआ है और मैंने आपको सुबह भी नोटिस कराया था कि कॉपर के प्राइजेस 14th मंथ की यानी कि 14 महीनों की ऊंचाई पर हैं और ये अपने आप में बहुत बढ़िया वो बनता है बेस। 14% का एडिशन, 14 मंथ का हाई, प्राइस एक्शन 8% ऊपर है। आज प्राइस और वॉल्यूम जम कर आया इसमें हिंद कॉपर में। राजेश सर जरा देख के बताएंगे हिंदुस्तान कॉपर और कितना चलेगा या फिर हो गया काम? नहीं डिम्पी जी, देखिए पूरे मेटल पैक में जिस तरीके का मूड माहौल है, फेरस नॉन फेरस दोनों ही सेगमेंट में देखे तो एक अच्छा मोमेंटम बना, और वहीं हम कमोडिटी में भी देखे तो बेस मेटल भी एक अच्छी तेजी में देखने को मिला है। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक सारे ही बेस मेटल में भी एक अच्छी तेजी बनी हुई है। हमें लगता है ये पूरा सेक्टर का ही एक मोमेंटम यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हालांकि स्टॉक में काफी बड़ी तेजी ऑलरेडी हमने देखी है, लेकिन जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हिंद कॉपर के, हमें लगता है अभी भी बने रहना चाहिए। स्टॉक में यहाँ पे रिवाइज्ड स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको हम बोल सकते हैं वो रखना होगा करीब 350 के आसपास। जब तक ये 350 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो आते हुए दिख सकता है वो करीब 375 380 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। और हमें लगता है मेटल पैक में अभी और भी मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, तो बने रहना चाहिए 350 के स्टॉप लॉस। 350 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहेगा। इसको आप ट्रेल कीजिएगा। चार्ट में आपकी स्क्रीन पे वापस से दिखाता हूँ। बढ़िया ब्रेकआउट दिया हुआ है। ब्रेकआउट के बाद क्या शानदार चलता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर चलता है। एक पहले शेयर की पहचान होती है, अच्छे शेयर की जो पहचान होती है वो यही होती है कि अपने कंसोलिडेशन को फॉल में ना बदले, अपने कंसोलिडेशन को कंसोलिडेशन में रहने दे और उसके बाद उसके अंदर बदलाव लेके आए। ये आप चार्ट जो देख पा रहे हैं वीकली बेसिस का है, यानी कि हर एक कैंडल एक हफ्ते की है। तो आप समझ सकते होंगे मैंने कितना पुराना चार्ट आपको दिखा दिया, ऑलमोस्ट 3 साल का है। यहाँ से हुआ ये ब्रेकआउट हो, उसके बाद का मोमेंटम चेक करो। मूवमेंट आया साइडवेज, फिर मूवमेंट आया। ये इसमें कह रहा था अच्छे शेयर की पहली पहचान होती है और ये मैंने आपके लिए नोटिस भी करवा दिया। और अभी 2 कैंडल्स जो लास्ट के यानी कि 2 वीक से नॉन स्टॉप एक तरफा ग्लोबल मार्केट्स में और शेयर के प्राइजेस में हो रहा है नोटिस। कई बार क्या होता है हम कमोडिटीज़ को ना एक अलग सेगमेंट मानते हुए छोड़ देते हैं, जबकि कमोडिटीज़ के बहुत प्यारे इंसाइट्स होते हैं। वो इंसाइट्स आपको इक्विटीज़ में बहुत हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं है आज एक गैप के साथ खुला, आपके स्क्रीन पर आप चेक कर लो 331 के आसपास से खुलने के बाद ये 360 पहुंचा हुआ है। तो अच्छे शेयर पकड़िए, बेहतर शेयर पकड़िए और मोमेंटम के साथ चलिए, सेलेक्टिव रहिए, बस यही आपके लिए सबसे बेहतर है। एक शेयर में को और पता करना स्पॉट से और पता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक ट्रेड और पता करेंगे। पेज इंडस्ट्रीज़ 36,000 का शेयर हो गया ये। एक बार ज़रा इस पर और रिकमेंडेशन ले लेते हैं। ध्वनि पटेल, एक बार ज़रा आप चेक करेंगी पेज इंडस्ट्रीज़। हमने 12 बजे के शो में इसको डिस्कस किया था और हमारे को बाय कॉल मिली थी। एक बार आप क्लोजिंग में भी चेक कर दीजिए। नए वालों को और पुराने वालों को दोनों को अलग अलग बताना है, दोनों को क्या करना है। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे ओवरऑल अगर हम चार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो क्लोजिंग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि हम मोर देन 50% ऑफ द रेंज जो होती है दिन की उसकी ऊपर की तरफ में यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही नोटवर्दी पॉइंट है कि यहाँ पे जो बॉटम यहाँ पे स्टॉक ने बना के चला था, जहाँ पे 33,700 33,500 का लेवल हम ब्रेक नहीं करे थे और उसके बाद जो हायर हाई फॉर्मेशन बननी शुरू हुई है वो कंटिन्यू हो रही है फर्दर। इसका जो नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ का टारगेट बनता है तो 3750 तक का एक अपवर्ड मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। फ्रेश एंट्रीज के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना रहेगा तो 35,872 35,870 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर 37,500 के टारगेट्स के लिए इसको प्ले कीजिए। जिनकी ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई है उनको भी होल्ड करने की सलाह रहेगी और अपना स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज करना रहेगा 35,870 के पास। ठीक है, 37,500 के टारगेट पेज इंडस्ट्रीज के लिए इसको आपको होल्ड करने की सलाह है। लेकिन गर्मियां शुरू हो गई हैं और इस गर्मी के बीच मॉनसून को लेकर एक राहत की खबर आई है। मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक इस बार मॉनसून सामान्य रहेगा। अपडेट क्या है, कितनी बारिश होगी, ये तमाम चीजें लेकर हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन बताइए, कितनी राहत की खबर है, कितनी गर्मी पड़ेगी, कितनी बारिश होगी?
अच्छी खबर है। पिछले साल हमने देखा था कि 3 साल के बाद सामान्य से कम बारिश हुई थी, तो इस बार काफ़ी उम्मीदें थी और एल नीनो एक्टिव था तो चिंताएं काफ़ी ज़्यादा थी कि इस बार किस तरह की बारिश होगी। लेकिन प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने साफ कर दिया और लगातार दूसरा इनका पूर्वानुमान है जनवरी के बाद इस बार अप्रैल के पहले हफ्ते में, जो आज इन्होंने जारी किया है कि इस साल सामान्य बारिश होगी। और सामान्य में भी जो उनका ऊपर का जो दायरा है 102%, वो 102% लॉन्ग पीरियड एवरेज के बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। उन्होंने ये भी कहा है कि जून में बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई में 105%, अगस्त में 98% और सितंबर के महीने में 110% बारिश होने की संभावना है, जो बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि खरीफ सीजन के लिहाज से, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनाजों का खरीफ सीजन में ही होता है और पूरी तरह से मॉनसून पे निर्भर ज़्यादातर फसलें होती है ऐसे दौर में, और जब यहाँ पर अच्छी बारिश होगी तो डेफिनेटली इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब बता देते हैं कि किन किन इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रह सकता है। तो साउथ के जो इलाके होंगे, जो पिछले साल काफ़ी सूखे की स्थिति थी, वहाँ पर इस बार अच्छी और बम्पर बारिश होने की संभावना जताई गई। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया, यहाँ पर भी अच्छी बारिश होगी। लेकिन इस बार उत्तर पूर्वी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई गई है। लेकिन ओवरऑल मानसून की स्थिति अच्छी है। जो भी मेजर एग्री बेल्ट है वहां पर इस साल काफी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, जो एक अच्छी खबर लेकर आया है। जी माने से 102% ठीक ठाक अच्छी बारिश की उम्मीद है इस साल। स्काईमेट जो कि एक निजी वेदर एजेंसी है, उसने ये अनुमान दिया है और हमने देखा है कि स्काईमेट के अनुमान भी ठीक ठाक बैठते हैं। तो बढ़िया, अच्छी खबर, शुक्रिया विश्वमोहन। चलिए इसी अच्छे नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के जब लौटेंगे तो और भी कई सारे बजिंग स्टॉक्स पर, आपके लिए ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पर अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे, आप नहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ऊपर से गिरने के बाद बाजार हम देखने की सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी हल्की सी कमजोरी के साथ है 22,650 के आसपास। अब कुछ बजिंग स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं और समझते हैं कि आपके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। हम आज देख रहे हैं कि वायदा के स्टॉक्स में SBI कार्ड्स में करीब 4% के आसपास की तेजी है। 750 रुपये के आसपास का भाव है SBI कार्ड्स का। रुचित, आपसे व्यू लेना चाहेंगे SBI कार्ड्स पर, बताइए क्या करना है। हालांकि कल एक रिपोर्ट आई थी आनंद राठी की, उनका जो लक्ष्य है वो है 840 रुपए का SBI कार्ड्स को लेकर। हालांकि शेयर हम देख रहे हैं कि पिछले 5-7 सत्रों में धीरे धीरे करके ऊपर जरूर आया है। कैसा लग रहा है आपको और क्या इसमें तेजी करनी चाहिए? ये काफी लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस रहा है ये स्टॉक में। अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे कि जहाँ पे ब्रॉडर मार्केट्स ने इतनी अच्छी तेजी दिखाई है, ये स्टॉक का इतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। लेकिन लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये जो प्राइस अप मूव है उसमें वॉल्यूम्स एक तो अच्छे आने स्टार्ट हुए और सेकेंडली 100 दिन का मूविंग एवरेज काफी समय बाद स्टॉक ने क्रॉस किया, तो एटलीस्ट एक पुलबैक मूव के साइंस है। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक्स में आएगा वो दिसंबर के जो हाइस थे 800, 790, 800 के आसपास, उसके आसपास आएगा। सो 840 तक का तो फिलहाल इतना बड़ा व्यू नहीं बन रहा है, बट लेकिन हाँ, ये जो पुलबैक मूव है उसमें 790 से 800 तक के टारगेट से स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। 90 से 800 रुपए तक के टारगेट आप SBI कार्ड के लिए उम्मीद करके चल सकते हैं। राजेश जी, आप जरा MCX चेक कीजिए। MCX में भी ठीक ठाक मोमेंटम है और इस वक्त दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार भी कर रहा है। करीब करीब 3-3.5% के आसपास की तेजी है। MCX में आपको लगता है कि तेजी मौजूदा स्तर से भी कर सकते हैं? तो देखिए अभिषेक जी, ये 4th वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली है। हालांकि हमने देखा था स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन मार्च के महीने में देखने को मिला था, लेकिन अब जो रिकवरी बनी है, ऑलमोस्ट अपने जो भी लॉसेस थे पिछले हफ्तों के वो सब रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। और स्टॉक में ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो इसका बुलिश ही है। तो एक करेक्शन के बाद वापस यहाँ पे एक अच्छे रिकवरी के साइन बने और स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, ये वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। 3850 तक की अपसाइड हमें लगता है, 3850, 3900 तक के अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो होल्ड करे। यहाँ पे स्टॉप लॉस अब रखना होगा करीब 3670 के आसपास, और अपसाइड में 3800, 3850 तक के अपसाइड के मूव के लिए हमें लगता है MCX में मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है शॉर्ट टर्म।
एक शेयर्स ना मैं आपको अपनी स्क्रीन से दिखाता हूँ जरा। प्रोड्यूसर साहब मेरी स्क्रीन को जरा बना के रखिएगा। मैं 3-4 शेयर बैक टू बैक ले रहा हूँ और रुचित को अपने साथ जोड़ता हूँ। रुचित जी जरा तैयार हो जाएगा। 3-4 शेयर आपको मैं दिखाता हूँ, जरा मैं देख के बताइए इसमें क्या करना चाहिए। SBI कार्ड स्क्रीन पर दिखाएगा। इंडेक्स को छोड़ दो, इंडेक्स में कुछ नहीं होगा। आप अभी शांति बनी है, इंडेक्स में कुछ भी नहीं है अभी ऐसा कुछ बताने और करने लायक। आप देखिए SBI कार्ड, इसका बेस फॉर्मेशन है, आपको देख रहे होंगे ना आप खुद चेक करिए। 1 2 3 4 5 6 बार का बेस एक ही जगह पर है। अब टिपिकली ना ये थोड़ा ब्रेकआउट करने की अटेम्प्ट ले रहा है। रुचित इस पे कितना ट्रस्ट करें, ये SBI कार्ड चल जाएगा। 6 बार का बेस मेरे लिए तो खड़ा है, बट सामने मैं देखता हूँ तो शेयर चलता नहीं है। बेस तो है बट शेयर का मोमेंटम फेल हो जाता है। जरा चेक करके बताइए। तो काफी समय बाद डिम्पी देखें तो 100 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक ने क्रॉस किया है और लास्ट 3 दिन में वॉल्यूम्स भी एवरेज के कंपैरेटिव में अच्छे, तो अच्छे वॉल्यूम्स और 100 DMA का क्रॉस होना तो एक अच्छी साइंस है। 790 के आसपास जो प्रीवियस स्विंग आइज है वहां तक का ये अपमूव एक्सपेक्ट किया कंटिन्यू रहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा चल सकता है तो कंटिन्यू करेंगे 790 तक का। मेरे को कोई स्टॉप लॉस दोगे कि नहीं सर? मेरे 720 के नीचे के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए स्टॉक के। 720 के नीचे के एक स्टॉप लॉस दे दीजिए। लिख सकते हैं ना प्रोड्यूसर साहब? लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ बैंक ठप्पा ही लगा दीजिए, उससे काम चला लेंगे हम। बाय का स्टैंपिंग लगाइए। 790 तक का टारगेट है। 720 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा शेयर मेरे को जो आपसे पता करना है वो सर IDFC फर्स्ट। एक बार जरा रुचि सर IDFC फर्स्ट कर लो आप। तो IDFC फर्स्ट ये तो स्टॉक में लास्ट कुछ दिनों से एक अपमूव आया है, लेकिन अगर मैं थोड़े पोजिशनल चार्ट्स देखता हूँ तो इसका फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है कि जो लोअर हाई स्टॉक में पिछले 4-5 महीने में बना है वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एग्जैक्ट 84 के आसपास आ रहा है। तो अब जब तक ये 83.50 84 की रेंज में है, तो जब तक वो लेवल्स के ब्रेकआउट नहीं आते तब तक कोई बड़ा सिग्निफिकेंट अपमूव एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इनका से एक पुल बैक मूव हुआ आ चुका है और नेक्स्ट अपमूव रिज्यूम होगा। अगर ये 84 के ऊपर निकल जाए तो इस स्टॉक में स्ट्रेंथ रहेगी, अदरवाइज शायद अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा। सो मैं कहूंगा कि मैं वेट करूंगा यहाँ पे 84 के ऊपर के ब्रेकआउट के, तो वो कंफर्मेशन आता है तो उसके बाद ये मूव और सस्टेन होते हुए दिखाई देगा। इंतजार कीजिए। 84 रुपए के ऊपर जब ये शेयर ब्रेकआउट देता है तो फिर तेजी और बढ़ेगी IDFC फर्स्ट बैंक पे। अदरवाइज एक कंसोलिडेशन वाले फेज में ही साइडवेज ये ट्रेड करेगा IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर जुड़ गए हैं। गौरव बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है आज बाजार में? जी हाँ, तो सबसे पहले आज बात करते हैं नैटको फार्मा की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही US FDA से एक वार्निंग लेटर जारी हुआ है और इसकी वजह से अगर हम बात करें इम्पैक्ट की तो कहीं पे जो प्रोडक्ट अप्रूवल्स है उनको कोथूर प्लांट के लिए ये जो है वार्निंग लेटर जारी हुआ है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट अप्रूवल्स है उसके वजह से, इस वार्निंग लेटर की वजह से कहीं पे हमें डिले देखने को मिल सकता है इस प्रोडक्ट अप्रूवल्स में और इसीलिए स्टॉक में भी हमने एक पेसिमिस्टिक व्यू बिल्ड होते हुए देखा था आज के दिन में। अगली बात करते हैं अजमेरा रियल्टी की, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है वो दिए हैं FY24 के लिए। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा सेल्स हुआ है FY24 में। सेल्स एरिया जो है वो 63% से बढ़ा है YOY बेसिस पे। अगर हम बात करें तो सेल्स का जो वैल्यू है वो कहीं पे 287 करोड़ जाता है, जहाँ पे हमने काफ़ी मजबूत 104% का ग्रोथ देखने को मिला था। और कलेक्शंस की भी अगर हम बात करें तो 197 करोड़ पे ही ये जो कलेक्शंस है वो भी 91% से ऊपर है और इसीलिए इसके दम पे स्टॉक में अगर हम बात करें तो थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी आज के दिन में। अगली बात करते हैं यशो इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि फिलहाल में ही कंपनी ने अपना जो प्रोडक्शन है वो चालू किया है दहेज का जो प्लांट है वहाँ पर। अब इस प्रोडक्शन की वजह से उनका कैपेसिटी जो है वो 20,000 मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ने वाला है और इसी की वजह से ये जो मतलब टोटल जो कॉस्ट है इस प्रोडक्शन का उसका 470 करोड़ का था, बट इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो कहीं पे बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है और आगे जाके कैपेसिटी भी है वो 15% से बढ़ने वाली है और इसीलिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है यशो इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी। उसके अलावा बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, क्योंकि फिलहाल में ही मिले सूत्रों के मुताबिक जैसे कि कंपनी को 6,000 to 6,200 करोड़ तक का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जल्दी ही मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर हम टोटल ऑर्डर बुक की बात करें कंपनी की तो ऑलरेडी 33,000 करोड़ पे है ये जो टोटल ऑर्डर बुक है और इसके चलते हुए अगर हमने स्टॉक में भी देखा तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं आदित्य विजन की, क्योंकि फिलहाल में ही GST के ऑफिसर्स की तरफ से उत्तर प्रदेश में उनके जो भी आउटलेट्स है और जो
शोरूम्स और वेयरहाउसेस है वहाँ पे रेड मिली थी। रेड मतलब एक चेकिंग हुई है जीएसटी के ऑफिशियल्स की वजह से, और इसका इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली उनके हिसाब से जो है फ़िलहाल के लिए तो 3 जो स्टोर्स है उसके ऊपर रहने वाला है और 7 वेयरहाउसेस पे रहने वाला है। फ़िलहाल में कंपनी सब कुछ कर रही है एक कंप्लायंस होने के लिए जीएसटी ऑफिस के साथ, बट इसी के चलते हुए अगर हम शेयर्स में बात करें तो एक गिरावट देखने को मिली थी आदित्य विजन के शेयर्स में, और इसी के चलते हुए हम आगे जाके भी इन्हीं सब शेयर्स पे हमारी नज़र बनाए रखेंगे। मार्केट एट 3 में गौरव लेके आए हैं, लेकिन एक शेयर है जिस पर हमारे एक्सपर्ट्स भी बुलिश हैं और ये शेयर ऊपर चल भी रहा है, लगातार अच्छी चाल दिखा भी रहा है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। 185 रुपये के स्तर से लगातार बीएल के शेयर में तेजी है और 6,200 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर की खबर है बीएल को लेकर। राजेश जी, बीईएल 227 रुपये पर अब ये शेयर आ गया है। आज भी अभी देखिए एक स्पॉट आया है, 2% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बीएल आपको कैसा लग रहा है? और राजेश जी, मालिक किसी को अगर रखना हो इसको 2 हफ्ते तो क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? तो बिल्कुल अभिषेक जी, पोजीशन होल्ड करना चाहिए और जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं हमें लगता है यस, यहाँ से स्टॉक में 240-45 की तरफ अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। स्टॉक में एक स्ट्रेंथ है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक ट्रेड करा और पूरे सेक्टर में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे व्यू हमारा बुलिश है। स्टॉप लॉस यहाँ से अब जो रखना होगा वो करीब होगा 224 के आसपास, और अपसाइड में 240 की तरफ हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 240 रुपए की तरफ मोमेंटम ये शिफ्ट होता हुआ आगे दिखेगा। दिवर जी, आपसे जरा रिलायंस पर एक व्यू चाहिए। हालांकि रिलायंस आज दिन के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है, 1.5% के आसपास की गिरावट है, 2,925 रुपए का स्तर है। लेकिन रिलायंस चूंकि चाल अच्छी दिखाई है, इस शेयर ने 22-22.5 रुपए के स्तर से 3,000 रुपए तक के आसपास तक पहुंचा है। क्या ये बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है? आपकी रीडिंग क्या कहती है रिलायंस को लेकर और आप टारगेट्स क्या देख रहे हैं? हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस भी अब इस पर अब बीट हैं, मॉर्गन स्टैनली ने इस पर 3,000 रुपए के ऊपर के टारगेट दिए हुए हैं। जी, हमारा टारगेट ये साल का 2970 था, जो अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले ही हिट हुआ और अभी नीचे आ रहा है। जैसे आपने बताया, थोड़ा डिप आता है, अराउंड 2800-20 के आसपास आता है। तो फिर से 10% के एक मूव के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रिलायंस भारत का सबसे बड़ा कंपनी है, काफी अच्छे सेगमेंट्स में है, काफी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जो बाहर रिन्यूएबल्स है, जो सेमीकंडक्टर साइड है, बैटरी साइड है, काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जो टेलीकॉम साइड है उनको काफी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए गिरावट में इसको स्थान देना चाहिए और उसको होल्ड करना चाहिए। आगे जाके डीमर्जर हो सकता है, एक कंपनी में से हमें अलग अलग रिटेल और टेलीकॉम की कंपनियां अगले कुछ सालों में मिलेंगी, वो भी अपने वैल्यू अनलॉक करेंगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा व्यू पॉजिटिव है। के लिए नजरिया पॉजिटिव है रिलायंस को लेकर। लेकिन एक खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, ब्रेकिंग न्यूज़ की, एथेनॉल उत्पादन के लिए ज़्यादा शुगर के इस्तेमाल पर विचार चल रहा है और ये एजेंसीज़ के हवाले से खबर है। हालांकि ये पॉजिटिव खबर है। जो भी एथेनॉल बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो एथेनॉल के लिए जो मशीनरी बनाती है, जैसे कि प्राज इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका, ये तमाम शेयर फोकस में रहेंगे। ये आपको स्टॉक्स भी हम आगे दिखाएंगे। बलरामपुर चीनी 392 रुपये पर ट्रेड करा, 1.5% के आसपास की तेजी इसमें हमें दिख रही है। चीनी स्टॉक्स में राजेश जी, शुगर स्टॉक्स में कहीं आपको लगता है कि मोमेंटम है, इसको कैचअप करने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि ये खबर निश्चित तौर पर पॉजिटिव है। ये तो बिल्कुल पिछले 10 मिनट में देखें तो सारे शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा। ईआईडी पैरी को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में 620-25 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। बलरामपुर चीनी को भी अगर हम देखें तो वहां पे भी जिस तरीके के फॉर्मेशन बने स्टॉक में, करेक्शन के बाद वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा। और हमें लगता है कि अब ये स्टॉक अगर 387 के ऊपर बना रहा तो बलरामपुर चीनी का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 405 की तरफ आते हुए दिख सकता है। इवन अगर हम देखें तो यहाँ पे राज इंडस्ट्री को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। हालांकि अभी यहाँ पे देखें तो अभी म्यूटेड बिहेवियर है। उसी जगह देखें तो हम त्रिवेणी भी यहाँ पे फोकस में रख सकते हैं। त्रिवेणी में एक अच्छा स्पॉट बना है और त्रिवेणी में देखें तो करेक्शन के बाद स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस सस्टेन होते हुए दिख रहा है।
332 यहाँ से इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा। अगर इसके ऊपर बना रहा ये स्टॉक, तो इसका नेक्स्ट टारगेट 345 350 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो पूरे शुगर पैक में एक बाइंग जरूर बनी है पिछले 10-15 मिनटों में। तो हमें लगता है कि जरूर ये न्यूज का इम्पैक्ट है, और हो सकता है कि ये न्यूज अगर पुख्ता होती है तो ये फॉलोअप बाइंग एक्शन भी आते हुए दिख सकती है। ठीक है, कुछ एक शुगर स्टॉक्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ज़्यादातर शुगर स्टॉक इस समय तेज़ हैं, क्योंकि एथेनॉल से जुड़ी जब भी कोई खबर आएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और एक और चीज़ हमको बता दें, शुगर कंपनीज़ को एथेनॉल बनाने में ज़्यादा बेनिफिट है बजाय शुगर बनाने में, पहला पॉइंट। दूसरा, ज़्यादातर कंपनीज़ का मेजर इन्वेस्टमेंट हो चुका है एथेनॉल की इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर। उन्होंने प्लांट लगा दिए, डिविजन्स बना दिए, लैंड रखी है, SEZs में प्लांट खुले हुए हैं। इसलिए जब भी एथेनॉल के रिगार्डिंग कोई पॉजिटिव खबर आएगी तो चलेगा। आप शुगर के रिगार्डिंग कोई खबर लेके आइए और शेयर को चला खाइए, कोई शेयर नहीं चलेगा, क्योंकि उनका प्रोपोर्शनिटी कम हो रहा है। और जैसे चतुर्वेदी साहब बोलते हैं, जो रेणुका शुगर के आते हैं, कि अब हम शुगर कंपनीज तो है ही नहीं, हम तो एथेनॉल कंपनीज हैं अब, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में एथेनॉल का पार्ट बहुत बड़ा है और गवर्नमेंट को शुगर की कम ज़रूरत है, एथेनॉल की ज़्यादा ज़रूरत है। शुगर तो सिर्फ इन्फ्लेशन को चेक एंड बैलेंस करने के लिए होता है, या किसानों का मुआवजा एक किस्म से पहुँच जाए क्योंकि गन्ने की खेती हो रही है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ एथेनॉल है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गवर्नमेंट की। और जो जितना बड़ा एथेनॉल का चंक लेके बैठा उतना बड़ा प्लेयर है। छोटी कंपनीज का प्रोपोर्शनेट एथेनॉल ज़्यादा होगा ना तो ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। जैसे कि रेणुका शुगर, ये 85% एथेनॉल बनाती है कंपनी, सिर्फ 15% शुगर में रह गई है। और वो ये एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, वैसे ये अडानी ग्रुप की कंपनी है श्री रेणुका, अभी तक इसका नाम नहीं बदला है। 1 करोड़ शेयर इसके अंदर आज ट्रेड हुए हैं। आप शेयर देखिए, अपने आप से आपको दिख जाएगा। बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें अगर पकड़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। खैर, मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ इन सब चीज़ों से। ध्वनि पटेल, अगले 2 मिनट के लिए आप हमारे साथ रहिएगा और ज़रा मैं आपसे बैक टू बैक शेयर्स पता कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर साहब स्टैंपिंग लगाते जाइएगा, लिखिएगा नहीं, लिखने से गड़बड़ भी हो जाएगी आपसे। तो आप सिर्फ स्टैंप लगाते हैं ना, बाय सेल की, जो मैं शेयर्स पता करूँगा आपसे। ध्वनि, पहले IRCTC देखो और मेरी स्क्रीन को लगा के रखो 2 मिनट के लिए। IRCTC एक बढ़िया बेस बना हुआ है, ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, सामने गर्मियों की छुट्टियां हैं, रेलवेज बढ़िया तरक्की कर रहा है, सरकार बन गई तो 100 दिनों का प्लान ऑलरेडी हमारे रिपोर्टर है समीर, उन्होंने बताया भी हुआ है। एक खबर भी मैं आपको और भी बताऊंगा, IT मंत्रालय से आई है। पहले आप IRCTC देख लीजिए एक बार ध्वनि। यहाँ पे IRCTC का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑलरेडी इसके अंदर पहले एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ चुका है, जहाँ पे 950 का लेवल हमने ब्रेक करा था। करंट लेवल से भी इसको बाइस कर सकते हैं। बेस फॉर्मेशन जो है वो 990 के पास काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और टारगेट इसका ऊपर 1100 का रहेगा। दूसरा शेयर है कैपेसाइट इंफ्रा। एक बार जरा आप इस शेयर को भी जरा चेक कर लेंगे। कैपेसाइट इंफ्रा, CAPACIT, कैपेसाइट इंफ्रा, इस शेयर को जरा चेक कीजिएगा। बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है आज। यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट है वो काफी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। और ये हमें देखने को मिला था इससे पहले भी, 2 कैंडल पहले भी यहाँ पे हमने देखा था कि स्टॉक ने यहाँ पे जो बाइंग एक्शन था वो एक मोमेंटम के साथ और एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा था। करंट लेवल से डेफिनेटली आप इसको बाय कीजिए। स्टॉप लॉस जो है वो नीचे की तरफ में आपको 285 का मेंटेन करके चलना रहेगा, और ऊपर की तरफ इसका टारगेट जो है वो 320, और उसके बाद इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद IT मंत्रालय ने नई सरकार के लिए 100 दिनों का एजेंडा भी तैयार कर लिया। जैसे हमने आपको बताया था ना, रेलवे वालों ने तैयार कर लिया, फलाने वालों ने तैयार कर लिया, अब IT मंत्रालयों ने भी तैयार कर लिया। चुनाव का भी पहला वोट नहीं हुआ, अगले 10 दिन के बाद पहली बार वोटिंग होगी, लेकिन मंत्रालयों का काम देखिए कितना फास्ट है। छोटे से ब्रेक के बाद ये फास्ट काम भी आपको बताएंगे। In the jungle of investments, there are companies which move slow and go nowhere. Only a few companies become rare, dominant, unchallenged, and long-lasting. Presenting Trust MF FlexiCap Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। टाइम्स ऑफ नव भारत मैं 2022 से देख रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट में जब मैं विनर हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ को बताया, वो भी बहुत खुश हुए। देखेगा नव भारत, जीतेगा भारत कॉन्टेस्ट। हमने तो जीत लिया है, आप कब खेलकर जीतेंगे? देखो खेलो जीतो, टाइम्स नाउ नव भारत पर।
लगता है कि हम दुनिया की कोई भी टीम को हरा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि एक साइडवेज ही ऊपर से गिरने के बाद कारोबार हो रहा है। 22,650 के आसपास निफ्टी टिका हुआ है, 22,600 को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। ये भी एक अच्छी चीज बाजार में आप कह सकते हैं। निफ्टी बैंक है 150 अंक ऊपर, यानी कि पिछले 45 मिनट पर इंडेक्स के लेवल में कोई खास परिवर्तन हमने देखा नहीं है। स्टॉक्स में चर्निंग जरूर हो रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि आईटी मंत्रालय ने नई सरकार के 100 दिन का एजेंडा तैयार कर लिया है। इस एजेंडे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। सुमिता, बताइए एजेंडे में और क्या क्या है, कहां पर फोकस है आईटी मंत्रालय का? नेशनल एआई मिशन को इम्प्लीमेंट करना नई सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। ये ऑब्वियसली अगर बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा पावर में आती है तो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने सभी मिनिस्ट्रीज़ को कहा था कि नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन पे फर्स्ट 100 डेज़ में क्या रोड मैप होगा, क्या तैयारियां होगी, क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, उसके ऊपर एक रोड मैप बनाए। तो सभी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं इस चीज़ पे काम कर रही हैं। जो आईटी मिनिस्ट्री है उनके लिए इंडिया का जो एआई मिशन है उसका डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो नेशनल एआई मिशन के अलावा जो मिनिस्ट्री है वो काम करेगी, वो एक रेगुलेशन पे काम करेगी, एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या तैयार किया जाना चाहिए एज फार एज एआई इज़ कंसर्न्ड, उसको भी तैयार करेगी। आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले, कुछ ही हफ्ते पहले मार्च में ही यूनियन कैबिनेट ने 10,000 करोड़ से भी ऊपर जो अप्रूवल दिया था वो दिया था इंडिया एआई मिशन का। आउटले इतना था ताकि इंडियन एआई इकोसिस्टम को फॉस्टर किया जा सके, इनोवेशन की जा सके, उसको एक पुश दिया जा सके। क्योंकि ग्लोबली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं एआई में वो काफ़ी फास्ट पेस्ड हो रही हैं। एआई का जो इम्पैक्ट है ओवरऑल लोगों के ऊपर, उसका भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। कॉर्पोरेट्स भी इसको काफ़ी तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने ये नेशनल एआई मिशन इंट्रोड्यूस किया था और इसका जो कोर एजेंडा था वो ये था कि मेकिंग एआई इन इंडिया एंड मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया। इसके कुछ 6-7 पिलर्स थे। इन 6-7 पिलर्स को भी जो सरकार है उनका वो डेवलप किया जाएगा फर्स्ट 100 डेज में। तो जो ये पिलर्स थे, सबसे पहले बात कर लेते हैं एआई कंप्यूट कैपेसिटी की, जो कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर उसे तैयार किया जा सके, एआई स्किल्स तैयार की जा सके, एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया जा सके, एआई इनोवेशन सेंटर जिससे कि जो इंडिया के स्पेसिफिक LLMs हैं, लोकल लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उनको तैयार किया जा सके, क्योंकि इसी के बेसिस पे बाकी डेवलपमेंट भी होगा। उसके अलावा एआई फ्यूचर स्किल्स, एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ताकि स्ट्रीमलाइन एक्सेस हो फाइनेंसिंग का बडिंग एआई स्टार्टअप्स को। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट का मेन एम है वो ये भी है कि ये जो सारा डेवलप किया जाए एआई मिशन, ये PPP मॉडल पे किया जाए, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के बेसिस पे किया जाए। जैसे अगर स्किलिंग की अगर आप बात करते हैं तो IITs या IIM के साथ पार्टनरशिप्स भी की जा सकती हैं इस एरिया में टू डेवलप दिस पर्टिकुलर जो मतलब स्किल्स का स्पेसिफिकली है उसको डेवलप करने के लिए। उसी तरह से बाकी 7 जो पिलर्स हैं उनको भी डेवलप किया जाएगा और ये PPP मॉडल के थ्रू होगा। शुक्रिया सुमिता। बहुत ही विस्तार से सुमिता ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सरकार प्राथमिकता देगी और एआई मिशन पर सरकार ने अभी जो खाका दिया है सरकार के सामने जो तैयार किया है, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबरें हैं, उसमें 5 साल में 10,372 करोड़ रुपए खर्च करने का है। हालांकि आईटी के आप साइज के लिहाज से देखेंगे तो ये रकम आपको थोड़ी सी कम लगेगी, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की प्राथमिकता में है और करीब 7 अहम पिलर पर एआई मिशन सरकार द्वारा जो तय किया गया है वो काम करेगा। लेकिन चलिए फटाफट अब आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट से ये समझ लेते हैं कि आपको BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहां पर मिल रहे हैं। शुरुआत करेंगे ध्वनि जी आपसे। बताइए, BTST या फिर STBT खरीदेंगी या बेचेंगी, क्या करना है बाजार में? ठीक है, ध्वनि से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। ध्वनि से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम चलेंगे रुचित जी के पास। रुचित जी बताइए, आपके पास कौन सा ट्रेड है, BTST है या फिर STBT है? BTST करने की सलाह रहेगी और जिसमें बजाज फाइनेंस हमें लग रहा है कि यहाँ पे काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है।
लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में, बट कंसोलिडेशन में कोई भी वॉल्यूम में सेलिंग नहीं दिखी हुई है। और आज एग्जैक्ट सपोर्ट जो है स्टॉक का आवरली चार्ट पे, वहां से एक पुल बैक हुआ है। तो करंटली 72 के आसपास है, 7140 के स्टॉप लॉस से बजाज फाइनेंस में खरीदारी करके जाए 7300 से 7320 की रेंज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बजाज फाइनेंस में आपको BTST करने की सलाह है। हालांकि पिछले 5-6 सत्र से इसने 7200 रुपए के स्तर के आसपास ही, उसके इर्द गिर्द ही कारोबार किया है, लेकिन ये शेयर अब यहां से चल सकता है। आपके लिए टारगेट्स ऊपर के हैं। बजाज फाइनेंस में BTST करने की सलाह है। रुचि जी, एक बार टारगेट जरा फिर से रिपीट कर देंगे आप? 7300 से 7320 ये टारगेट रेंज रहेगा। स्टॉप लॉस? रुचि जी, स्टॉप लॉस क्या होगा? रुचि जी को आवाज जा रही है क्या? जी अभिषेक जी, दोबारा रिपीट करेंगे तो क्या क्वेश्चन था आपका? स्टॉप लॉस बताइए, स्टॉप लॉस इसका 7130 के नीचे के स्टॉप लॉसेस लगाने की सलाह है। ठीक है, 7130 यानी कि यहां से 70 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस और 7300 से लेकर 7320 ये टारगेट बनेंगे आपके लिए बजाज फाइनेंस में। राजेश जी, आपके शेयर कौन से हैं सर? कौन से मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब कि एक से ज्यादा शेयर उम्मीद करके चल रहा हूं आपसे। तो पहला स्टॉक होगा पेट्रोनेट LNG। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में करेक्शन के बाद वापस स्टॉक अपने जो मार्च में हाई बने थे उसको अब सरपास करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से आज डेटा बना है, हमें लगता है पेट्रोनेट का ये मूव कल के सेशन में एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 298 304 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे करीब 285 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पावर क्षेत्र से, और उसमें हमें लगता है टाटा पावर आज ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ऑलमोस्ट स्टॉक कर रहा है। नया ऑल टाइम हाई भी आज रजिस्टर किया है। हमें लगता है जिस तरीके की आज की क्लोजिंग है, टाटा पावर का ये मोमेंटम हमें लगता है कल भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 445 450 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 423 का। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है मेट्रोपोलिस का। मेट्रोपोलिस पे देखें तो एक लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बना के स्टॉक में यहाँ पे एक ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। और जिस तरीके से ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छे अपमूव के लिए यहाँ से एक मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 1815 1820 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस होगा करीब 1755 का। तो ये स्टॉक्स आपके लिए राजेश जी की तरफ से। अब जरा ये समझ लेते हैं कि बड़े इवेंट्स जिस पर कल हमारी नजर रहेगी, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ गए हैं। तृप्ति, बताइए क्या होंगे इवेंट्स टू वॉच, फोकस कहां पर होगा? जी, तो कल जिन क्यूज और इवेंट्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की करें तो अमेरिका में FOMC बैठक के मिनट्स कल आएंगे और इसी के साथ मार्च CPI के आंकड़े भी आने वाले हैं, जिसके चलते फोकस में रहेगा। अब भारतीय कंपनियों की बात करें तो ग्रोवर एंड वेल कंपनी एक पर एक बोनस शेयर कल जारी करने वाली है। बोर्ड बैठक जिन कंपनीज में होने वाली है तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज में Q4 नतीजों को लेकर एक बोर्ड बैठक होगी और एजिस लॉजिस्टिक में डिविडेंड पर विचार के लिए कंपनी कल बोर्ड बैठक करेगी, जिसके चलते फोकस में रहेगा। डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का जिन कंपनीज में आखिरी दिन है उनमें विसुवियस इंडिया और DCM श्रीराम है, जिनमें कल डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा। इसके साथ ही JG केमिकल में कल 4% इक्विटी के लिए लॉक इन पीरियड कल से खुलने जा रहा है, जिसके चलते ये हमारे फोकस में रहेगा। ठीक है, ये फोकस में कुछ एक रहने वाली चीज़ें हैं जो इवेंट्स टू फोकस के अंदर हम लेके आए हैं। सारे के सारे ग्राफिक्स आप नोटिस भी कर रहे होंगे। मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो रहा, जैसे थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था। इंडेक्स को भले ना भी दिखाएंगे तो कब भी काम चल जाएगा, क्योंकि बाजार को कुछ करना नहीं है। दोनों के फोर्सेस अलग अलग हैं। आज मैं आपको एक पॉइंट में आपको क्लियर कर देता हूँ। आज निफ्टी के अंदर अभी का जो स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से मैं आपको एक लेवल बताता हूँ। 338 शेयर लोगों को नीचे गिरा रहे हैं। 338 लोग निफ्टी को नीचे गिरा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं सिर्फ 130, तो ये तो नीचे रहेगा। जस्ट बैंक निफ्टी का उल्टा है। बैंक निफ्टी को करीब 65 शेयर ऊपर कर रहे हैं और 41 लोग इसको नीचे कर रहे हैं।
कहने का मतलब है कि बैंक निफ्टी अलग चाल पे, निफ्टी अलग चाल पे, दोनों की फोर्सेस टकराती हैं, इंडेक्स रेंज का रेंज में रह जाता है। आप चेक कर लो पिछले 1 घंटे के अंदर अगर आपको निफ्टी 20 पॉइंट भी हिलता हो दिख जाए तो आप बोल दीजिएगा। खैर एनी हाउ 6 मिनट रह गए इनफैक्ट अब तो क्लोजिंग की तरफ। मेरे को तो एक्चुअली मैं बताऊँ, मेरे को तो शेयर ही नहीं मिल रहे हैं आज, ना तो मेरे को शेयर मिल रहा है, ना ही मेरा मार्केट के अंदर इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ आज वेट एंड वॉच करने के मूड में हूँ। आज आप इसी से निकालो, दोनों शेयरों का डिफरेंसेस भी अलग अलग है। आपको मैंने भी बैंक के बारे में बताया था, बैंक का जो लीडर है HDFC, जिसको मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से, आप देख रहे होंगे उसके अंदर हरा निशान जैसे तैसे बना हुआ है, जैसे तैसे, और रिलायंस के अंदर जैसे तैसे रिकवरी भी नहीं आ रही है। तो दोनों के अंदर मेजर प्रॉब्लम वही है, जो जहाँ है वहीं पे स्टक सा हो गया है। अब आपको था नहीं दे रहा है कि और गिरूंगा या और चलाऊंगा, था नहीं मिल रही है, जिसको कहते हैं ना हम एक क्यू मिल जाना, वो क्यू नहीं है इस मार्केट के अंदर, एब्सेंट क्यू है। तो आप अगर पैसा लगा के बैठे हैं तो उसको होल्ड करें, उसको मैनेज करें अच्छे से, ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ार थोड़ा चला हुआ है, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि पैसा आपका है, गेस्ट बोलेंगे, हम पूछेंगे, लेकिन आपको अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन और अपना मॉरल डिसिप्लिन, अपना इमोशनल डिसिप्लिन, सब चीज़ों को खुद से कंट्रोल रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने बताया था, आपने तो बताया था, आपने सुना भी था, और आपके पास अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप उसमें ट्रेड भी ना कीजिए। बाज़ार पैसा कमाने के लिए है, गंवाने के लिए नहीं है। आ जाते हैं कुछ एक और शेयर्स पे, ज़रा चेक करवा देता हूँ मैं आपको कि कहाँ कहाँ पे दम है। एक और चीज़, जब इतनी बात हो ही गई है तो एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन भी दिखाओ और ज़रा इंडिया विक्स भी दिखा दो, ज़रा दोनों काम और करके दिखा दीजिए, फिर बाद में मौका मिले ना मिले। ठीक, तो एडवांस डिक्लाइन देखेंगे ना तो आपको थोड़ा रेशो आज ख़राब सी ही दिखेगी, जबकि आपको इस समय भी बैंक निफ्टी हरे निशान में, बट रेशो भी ख़राब है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स दिखाओ। 11 से लेकर 12.5 तक के इंडिया विक्स की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही दोस्त ना ही दुश्मन वाला है। ये ना चलने देगा ना गिरने देगा। और आपको अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो सुबह हमारा 8 बजे वाला वीडियो सिर्फ उठा के देख लीजिए। और अभी जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, मैंने सुबह भी इंडिया विक्स बताते बताते ये बात आपको बताई थी, ना ही दोस्त ना ही दुश्मन। 12.5 तक कोई वैल्यू नहीं है, 11 तक कोई वैल्यू नहीं, उसके नीचे और उसके ऊपर फिर वैल्यू आ जाएगी। ठीक जी, तो मोटा मोटी पॉइंट्स हम आपके सामने क्लियर करते चल रहे हैं। MCX हो गया, वेदांता हो गया, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा पावर, मेट्रोपोलिसिस लेके आते हैं एक बार। जरा इसकी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना बॉस, मेट्रोपोलिसिस के आखिरी शेयर मेरे को पता करना है, वो भी मैं पता कर लेता हूँ राजेश सर से। राजेश सर, मैं कोई सौदा प्लस तो नहीं करूँगा, कल मैं अपनी वॉच लिस्ट में डाल दूँ इसको, मेट्रोपोलिसिस को। मैं अभी तो नहीं लेके जाऊँगा, मैं BTST नहीं करूँगा इसके अंदर। तो देखिए डिम्पी जी, हमारा व्यू इस पे बुलिश है और BTST के लिए मैंने सलाह भी दिया है। हालांकि इसको आप कल के सेशन में भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में ब्रेकआउट जरूर हो चुका है। 5 से 6 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट है। आज थ्रू आउट द डे देखे तो स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था। हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, तो हमें लगता है मेट्रोपोलिस का नेक्स्ट टारगेट 1820 की तरफ आते हुए दिखेगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ एक बेस बिल्डिंग हो चुका है, तो BTST के लिए भी रख सकते हैं और कल सुबह ओपनिंग के बाद भी आप इसको बाय कर सकते हैं। देखकर ये व्यू। रुचि जी, फटाफट आप जरा NRB बेयरिंग को चेक कीजिए। लगातार दूसरे सत्र में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं NRB बेयरिंग में। NRB बेयरिंग, क्या ये मोमेंटम पिकअप यहां से और बना रहेगा? कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? अभिषेक जी, पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम स्टॉक में काफी अच्छे हुए जो डेली एवरेजेस के कंपैरेटिवली है, और स्टॉक रिसेंटली एक करेक्टिव फेज के थ्रू भी जा चुका है। दोनों ही जो की मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है कि ऊपर 370 से 380 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हालांकि मैं जस्ट एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये स्टॉक मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है काफी समय से, बट मैंने उसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं, बट लंबे समय के निवेशक के लिए लिए हुए हैं। बट यहाँ शॉर्ट टर्म के मोमेंटम पॉजिटिव है, 370 380 क्वाइट पॉसिबल है, ये मोमेंटम में स्टॉक टेस्ट कर सकता है। बेयरिंग 370 तक जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। चलिए, अब 1.5 मिनट बच गए हैं, बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। पिछले 1 घंटे में अगर हम बाजार को बताएं आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक तरह से इंडेक्स का लेवल जहां पर था 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद अभी भी वहीं पर है। 24 अंक नीचे निफ्टी, यानी कि दिन के ऊपरी स्तर से तकरीबन 100 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है निफ्टी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 125 अंकों के आसपास मजबूती। थोड़ी सी चाल दोनों की अलग अलग जरूर है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो सुबह में था 1:2 का, वो थोड़ा सा बदला हुआ आपको दिखेगा। आप ज्यादातर जो शेयर है वो कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। आज अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो रिलायंस ने आज सबसे ज्यादा प्रेशर बनाने का काम किया है। 1.5% के आसपास की तेजी रिलायंस पर रही, और एनर्जी पैक से BPCL में भी आज हमने कमजोरी देखी है। मेटल्स में थोड़े अलग अलग चाल रहे, मेटल और माइनिंग के दोनों अगर हम क्लब
कर लें तो कोल इंडिया के शेयर में करीब 1.5% के आसपास ही कमजोरी रही, लेकिन बाकी जो मेटल रहे, हिंद कॉपर, वेदांता, सेल, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ बंद हुए हैं। पावर स्टॉक्स में भी आज ठीक ठाक रौनक रही। टाटा पावर में करीब हमने 3.25% के आसपास की तेजी देखी। सीएससी के शेयर में भी आज तेजी का ही सत्र रहा। इसके अलावा एक और खेमा रियल एस्टेट का, वहां पर नंबर आए थे इन कंपनीज के, बिक्री के अपडेट्स आए थे मार्च तिमाही के या फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर के, और उसके चलते हमने देखा कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में करीब 5% पास की तेजी रही, और बाकी शोभा ब्रिगेड जैसे शेयरों में भी हमने ठीक ठाक तेजी आज के सत्र में देखी है। मेटल्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपको टाटा स्टील अच्छा दिखेगा, हिंडाल्को के शेयर में भी ये तेजी दिखेगी। ये इंडेक्स वाले शेयर हैं। बाकी जो शेयर जहां से आज बाजार को सपोर्ट मिला वो है आईसीआईसीआई बैंक का। शुरुआत थोड़ी धीमी हुई थी, उसके बाद शेयर ने अच्छा पिकअप किया और ये 2% ऑलमोस्ट ऊपर बंद हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का शेयर। इन्फोसिस पर बैंक ऑफ अमेरिका का अपग्रेड आया था और इन्फोसिस दिग्गजों में इकलौता शेयर रहा जो आज आपको बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। अदरवाइज बाकी जो शेयर हैं, विप्रो हो गया या फिर टीसीएस होगा, एलटीआई माइंट्री हो गया, ये तमाम शेयर शुरुआती बढ़त को गंवाकर आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। हालांकि आज अच्छी चीज ये रही कि हमने सेंसेक्स पर 75,000 के दर्शन कर लिए और निफ्टी को भी हमने 22,750 के भी ऊपर जाते हुए देखा था। लेकिन चलिए इस शो को फिलहाल यहाँ पर समाप्त करेंगे। रुचि जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। राजेश जी, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। दिवर जी, आपका भी हम धन्यवाद कहेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और डिम्पी को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको हम कराएंगे बाजार में कल की तैयारी। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।